देख रही हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, किसी कारणवश मैं पिछले कुछ समय से कहानियाँ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर आज मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद खौफनाक घटना लेकर आया हूँ। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा नाम सुभाष है। हम लोगों के साथ अक्सर रात के सन्नाटे में सड़कों पर कुछ ऐसी अमानवीय दृश्य दिख जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी ही घटना बताने जा रहा हूँ। उस रात मैं अपने खलासी के साथ सामान की डिलीवरी करने जा रहा था। यहीं रात के कोई 10-11 बजे का टाइम था। मेरा खलासी विजेंद्र और मेरा नाम तो आपको पता ही है। हम दोनों रात के सन्नाटे में हाईवे पर ट्रक को दौड़ा रहे थे। एक दूसरे से बातें करते हुए हमारा सफर कट रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही हमें दिखाई दिया कि आगे का रोड बंद पड़ा हुआ है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भयानक, जिसकी वजह से रोड बिल्कुल जाम है। परंतु सामान को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने वहीं पीछे बने एक ढाबे की ओर वापस ट्रक मोड़ दिया। उस ढाबे पर रुककर हमने वहां पर चाय पी। वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो शायद उस ढाबे का मालिक था, क्योंकि उसके अलावा वहां पर और कोई भी नहीं था। हमने चाय खत्म की और पैसे देकर उस बूढ़े से पूछा, अरे काका, यहाँ से आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? उस बूढ़े ने हमारी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, रास्ता तो है, पर वो रास्ता आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ वास करती हैं जो आपको वहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगी। क्या? पर काका, ऐसा क्या है उस रास्ते पर? हमें ये सामान अर्जेंट पहुँचाना है, तो आप प्लीज़ बताएं। ठीक है, पर तुम्हें एक बात याद रखनी है। कुछ शर्तें हैं उस रास्ते पर जाने के लिए। मैं उन शर्तों को तुम्हें बताऊंगा। अगर उनमें से एक भी शर्त तुमने नकार दी या उसे अंधविश्वास मान लिया, तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। याद रहे, उस रास्ते पर उतरते ही तुम्हें अपने ट्रक की खिड़की दरवाजे सब बंद कर देने हैं। याद रहे, हवा का एक तिनका भी अंदर ना आए और आसपास से तुम्हें बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। परंतु उस रास्ते पर तुम्हें कहीं भी ट्रक नहीं रोकना है। अगर ट्रक रोका तो फिर तुम नहीं बचोगे। दूसरी शर्त, याद रहे कि कहीं पर भी कोई भी आदमी तुम्हें सड़क पर चलता दिखाई दे, तुम्हें उस आदमी की तरफ नहीं देखना है और चुपचाप उसके बगल से ट्रक निकाल लेना है। और अगर तुमने साइड मिरर से उसे देखने की कोशिश की तो फिर तुम नहीं बचोगे। तीसरी शर्त, और अगर एक बार भी तुम्हारे ट्रक की लाइटें झपकने लग जाए तो याद रखना, ट्रक भूल से भी मत रोकना। आसपास से तुम्हें कुछ सरसराती आवाजें सुनाई देंगी और तुम्हें ट्रक को भगाते रहना है। चौथी शर्त, ये याद रखना कि चाहे तुम्हारा ट्रक कितनी भी स्पीड में भाग रहा हो, तुम्हारे पास से कुछ काले साए गुजरेंगे। आगे तुम्हें उन्हें इग्नोर करना है
उन सायों की ओर तुम्हें देखना भी नहीं है। चुपचाप अपनी गर्दन सीधी रखना और ट्रक को चलाते रहना। कुछ देर बाद वे साए अपने आप चले जाएंगे। अगर चलती गाड़ी में तुम्हें कुछ भी खटपट या कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे तो भूल कर भी गाड़ी रोक कर नीचे मत उतरना। ये कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। और हाँ, एक आखिरी शर्त और, अगर तुम्हें कोई चीख सुनाई दे या रास्ते पर कोई औरत दिखाई दे जो हाथ से तुम्हें ट्रक रोकने का इशारा कर रही हो, तो तुम्हें उसके पास ट्रक नहीं रोकना है। उससे कुछ दूर आगे जाने के बाद अगर मिरर में वो औरत नहीं दिख रही है, तुम्हें चुपचाप ट्रक को रोककर अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप बैठ जाना है। तुम्हें अपने आसपास खिड़कियां बजने और खुलने की आवाजें सुनाई दे सकती है। हो सकता है कोई अंदर झांक रहा हो, परंतु याद रहे तुम्हें हिलना भी नहीं है, बिल्कुल मूर्ति बने रहना है। अगर इन सभी शर्तों को तुम मान लेते हो तो तुम उस पार जिंदा पहुंच जाओगे। और अगर तुमने एक भी शर्त भूल गए तो फिर मौत तुम्हारा उसी रास्ते पर इंतजार कर रही है। ऐसा बोलकर वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। मैं और विजेंद्र एक साथ उसे देखे जा रहे थे। हम दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हमने उस बूढ़े के पैसे दिए और वहां से निकल गए। हमने कुछ दूर की बाद वो छोटा रास्ता देखा और उस रास्ते पर ट्रक मोड़ दिया। उस रास्ते पर जाते से ही हमारे आसपास एक अलग ही सन्नाटा छा चुका था। मानो जो वो काका कह रहे थे वो सभी बिल्कुल सच हो। रास्ते पे जाते ही हमें अपने आसपास कुछ सरसराहट सुनाई देने लगी, मानो कोई चीख रहा हो। कुछ दबी दबी खौफनाक आवाजें। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा ली और ट्रक को दौड़ाने लगा। मैंने खलासी से कहा कि आसपास के सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लें, और मैंने ट्रक की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया। कुछ दूर चलने के बाद से ही हमें आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कोई हमारे आसपास हो। एक अजीब सी गंध हमें दिखाई दे रही थी आसपास के वातावरण में। कुछ दूर चलने के बाद ही हमें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी सड़क के एक ओर धीरे धीरे सीधे सीधे आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे और विजेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। जैसा उस काका ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मैंने विजेंद्र से धीरे से कहा, शायद उस काका का कहना ठीक था। अभी तक तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। मेरे ख्याल से हमें चुपचाप ट्रक को आगे निकाल लेना चाहिए। मैंने उस आदमी के पास से ट्रक को तेजी से भगा लिया। अब हम उस आदमी से बहुत आगे आ चुके थे कि अचानक ही हमें ट्रक के ऊपर कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने पंजों से ट्रक को कुरेद रहा हो और ट्रक के केबिन के अंदर आना चाहता हो। मेरे और विजेंद्र के पसीने से हाथ पांव कांपने लग गए थे। डर के मारे मेरा स्टीयरिंग व्हील से हाथ कंपकंपा रहा था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। विजेंद्र की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी।
कुछ देर बाद वो भी एक सन्नाटे में बदल गई। अब हमें कुछ भी खटपट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे अब हमारा ट्रक आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही मैंने तिरछी नजरों से देखा तो एक काला साया हमारे ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहा था और फिर वो एकदम से साइड में आ गया। काका की बात मेरे जहन में घूमने लगी। मैंने अपने आप की बिल्कुल स्थिर बना लिया और सामने की ओर देखने लगा। मैंने फुसफुसाते हुए विजेंद्र से कहा कि वो भी पीछे ना देखे या साइड में ना देखे, चुपचाप बस अंदर ही बैठा रहे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा ली और ट्रक को और तेज कर दिया। जैसे तैसे हम उस काले साए से आगे निकल गए। मैंने धीरे से तिरछी नजरों से साइड मिरर में देखा तो अब हमारे पीछे कोई भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद ही एक बहुत ही खौफनाक चीख ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हम दोनों थरथरा गए क्योंकि उन काका की एक और बात सच होने जा रही थी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई थी जो ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। मेरे और विजेंद्र के हाथ पांव थरथरा गए थे। हम दोनों बस फटी फटी आंखों से उस औरत को घूर रहे थे। मैंने ट्रक को उस औरत के बगल से निकाल लिया और कुछ दूर चलने के बाद ही ट्रक को साइड लगा के हम दोनों नीची गर्दन करके वहीं पर चुपचाप मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठ गए। हमें अपने आसपास से बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी कि अचानक से ही हमारे खिड़की पर किसी के हाथ की खटखट सुनाई दी। हम दोनों की धड़कनें फूल चुकी थी। मेरे तो पसीने के मारे सारे कपड़े ही, मैं ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग चुका था। अचानक से वो खटखट और तेज होने लगी और मुझे ऐसा सुनाई दिया कि मानो किसी ने ट्रक की खिड़की खोल दी हो। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चुपचाप नीची गर्दन किए हुए वहीं पर बैठा हुआ था कि अचानक से मैंने देखा कि एक काला साया हमारे ट्रक के अंदर आ गया था। ट्रक के अंदर वो काले साए की मौजूदगी हमें साफ साफ महसूस हो रही थी कि अचानक से ही विजेंद्र चीख पड़ा। उससे वो डर सहन नहीं हो पाया और मैंने देखा तो विजेंद्र अब ट्रक में नहीं था। वो काला साया उसे ट्रक के बाहर खींच कर ले गया। मैं वहीं पर जम गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रक से नीचे उतरने की। वो काला साया विजेंद्र को ट्रक से घसीटकर झाड़ियों में ले गया। मैं जैसे तैसे अपने होश संभाले और ट्रक से नीचे कूद गया और विजेंद्र की ओर दौड़ने लगा। झाड़ियों में मैंने जाकर देखा तो एक गड्ढे में विजेंद्र पड़ा हुआ था और वो औरत विजेंद्र के सर को बार बार पत्थर से फोड़े जा रही थी। विजेंद्र का शरीर चकनाचूर कर दिया था उसने। बार बार पत्थर मारने के कारण उसका शरीर तरबूज की तरह फट गया था और वो उसके दिमाग में अपने बड़े बड़े नाखून घुसेड़ने लगी और उसके दिमाग को चबाने लगी। अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसने विजेंद्र के सीने को फाड़ रखा था। लहूलुहान विजेंद्र की लाश उस गड्ढे में पड़ी हुई थी। वो देखकर तो मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं जल्दी से वहां से भागा
मैं हांफने लग गया था। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे ट्रक में आकर बैठा और ट्रक को चालू किया और पूरी स्पीड में उस रास्ते से ट्रक को भगाने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं उस सुनसान रास्ते से मेन हाईवे पर मिला, परंतु वो 20 मिनट मेरे लिए मानो 20 वर्ष हो गए हों। हर एक मिनट, हर एक सेकंड मेरे मन में यही डर घोल रहा था कि कहीं वो औरत फिर से ना आ जाए। अगर वो आ गई तो फिर मेरा क्या होगा। खैर, जैसे तैसे उस रात मेरी जान बच गई थी और उस दिन के बाद से मैंने ट्रक ड्राइवर का काम ही छोड़ दिया। अब मैं अपने गांव में खेती बाड़ी संभालने लग गया था, परंतु जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो खौफनाक नज़ारा, विजेंद्र की वो लाश मेरे आंखों के सामने अब भी घूमती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले शनिवार तक आपको एक और डरावनी कहानी सुनने को मिलेंगी। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली कहानी में।